हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स वॉल्यूम। आज मैं आपको प्रेमचंद द्वारा लिखित निर्मला की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जिससे वह निर्मला से उखड़ा उखड़ा रहने लगा और उसके मन में उसके प्रति बुरे विचार आने लगे। इसलिए एक दिन वह हेडमास्टर के पास स्कूल गया और अपने लिए रहने का प्रबंध कराया। हेड मास्टर साहब ने पहले तो कहा, यहाँ जगह नहीं है। तुमसे पहले के कितने ही लड़कों के प्रार्थना पत्र यहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन जब मानसाराम ने कहा मुझे जगह ना मिलेगी तो कदाचित मेरा पढ़ना ना हो सके और मैं इम्तहान में शरीक ना हो सकूं, तो हेडमास्टर साहब को हार माननी पड़ी। मानसाराम के प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा थी। अध्यापकों को विश्वास था कि वह शाला की कीर्ति को उज्जवल करेगा। हेडमास्टर साहब ऐसे लड़कों को कैसे छोड़ सकते थे। उन्होंने अपने दफ्तर का कमरा खाली करा दिया। इसलिए मनसाराम वहाँ से आते ही अपना सामान इक्के पर लादने लगा। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसी जल्दी क्या है, 2-4 दिन में चले जाना। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए कोई अच्छा खासा रसोइया ठीक कर दूँ। मानसाराम ने कहा, वहाँ का रसोइया बहुत अच्छा खाना पकाता है। मुंशी जी, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य खो बैठो। मानसाराम ने कहा, वहाँ 9 बजे के बाद कोई पढ़ने नहीं पाता और सबको नियम के साथ खेलना पड़ता है। मुंशी जी ने कहा, बिस्तर क्यों छोड़ देते हो, सोओगे किस पर। मानसाराम ने कहा, कंबल लिए जाता हूँ, बिस्तर की ज़रूरत नहीं है। मुंशी जी ने कहा, कहार जब तक तुम्हारा सामान रख रहा है, जाकर कुछ खा लो, रात भी तुमने कुछ नहीं खाया था। मानसाराम ने कहा, वहीं खा लूँगा, रसोई से भोजन बनाने को कह आया हूँ, यहाँ खाने लगूंगा तो देर होगी। घर में सियाराम और जियाराम ही बचे हुए थे। निर्मला उन दोनों को बहला रही थी। बेटा, वहाँ छोटे नहीं रहते, सब काम अपने ही हाथ से करना पड़ता है। एकाएक रुक्मणी ने आकर कहा, तुम्हारा वज्र का हृदय है महारानी। लड़के ने रात में भी कुछ नहीं खाया और इस वक्त भी बिना खाए पिए चला जा रहा है, और तुम लड़कों के लिए बातें कर रही हो। उसको तुम जानती नहीं हो। यह समझ लो कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, वनवास ले रहा है, लौट कर फिर ना आएगा। यह उन लड़कों में नहीं है जो खेल में मार भूल जाते हैं। बात उसके दिल पर पत्थर की लकीर हो जाती है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं दीदी, वह किसी की सुनते ही नहीं। आप जरा जाकर बुला लें, आपके बुलाने से आ जाएंगे। रुक्मणी ने कहा, आखिर हुआ क्या है जिस पर भागा जाता है। घर से उसका जी कभी उचाट नहीं खाता था। उसे तो अपने घर के सिवा और कहीं अच्छा भी नहीं लगता था। तुम्ही ने उसे कुछ कहा होगा या उसकी शिकायत की होगी। क्यों अपने लिए कांटे बो रही हो रानी, घर को मिट्टी में मिलाकर चैन से ना बैठने पाओगी। निर्मला ने रोकर कहा, मैंने उन्हें कुछ कहा हो तो मेरी जुबान कट जाए। हाँ, सौतेली माँ होने के कारण बदनाम तो हूँ ही। आपके हाथ जोड़ती हूँ, जरा जाकर उन्हें बुला लाइए। रुक्मणी ने तेज स्वर में कहा, तुम क्यों नहीं बुला लाती, क्या छोटी हो जाओगी। अपना होता तो क्या इसी तरह बैठी रहती। निर्मला की दशा उस पंखहीन पक्षी की तरह हो रही थी जो सर्प को अपनी ओर आते देख कर उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता, उछलता है और गिर पड़ता है, पंख फड़फड़ाकर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था पर बाहर ना जा सकती थी। इतने में दोनों लड़के आकर बोले, भैया चले गए। निर्मला मूर्ति की तरह बनकर खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। चले गए, घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं, मुझसे इतनी घृणा। मैं उनकी कोई ना सही, उनकी बुआ तो थी, उनसे तो मिलने आना चाहिए था। मैं यहाँ थी ना, अंदर कैसे कदम रखते, मैं देख लेती ना, इसलिए चले गए। मानसाराम के जाने के बाद घर सोना हो गया। दोनों छोटे लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे। निर्मला रोज उनसे मानसाराम का हाल पूछती। आशा थी कि छुट्टी के दिन वह आएगा, लेकिन जब छुट्टी के दिन गुजर गए और वह नहीं आया तो निर्मला की तबीयत घबराने लगी। उसके लिए मूंग के लड्डू बना रखे थे। सोमवार को प्रातः मूंगी का लड्डू देकर मदरसे भेजा। 9 बजे मूंगी लौट आई। मानसाराम ने लड्डू ज्यों के त्यों लौटा दिए थे। निर्मला ने पूछा, पहले से कुछ हरे हुए हैं कि नहीं। मूंगी ने कहा, अरे हरे वरे तो नहीं हुए और सूख गए हैं। निर्मला ने कहा, क्या जी अच्छा नहीं है। मूंगी ने कहा, यह तो मैं नहीं पूछा बहू जी, झूठ क्यों बोलूं। हाँ, वहाँ का कहार मेरा देवर लगता है। वह कहता था कि तुम्हारे बाबूजी की खुराक कुछ नहीं है, 2 फुल्कियाँ खाकर उठ जाते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते, हरदम पड़ते रहते हैं। निर्मला ने कहा, तूने पूछा नहीं, लड्डू क्यों लौटा देते हो। मूंगी ने कहा, बहू जी झूठ क्यों बोलूं, यह पूछने की तो मुझे सुधी ना रही। हाँ, यह कहते थे कि अब तो यहाँ कभी ना आना, ना मेरे लिए कोई चीज़ लाना, और
अपनी बहू जी से कह देना कि मेरे पास कोई चिट्ठी विट्ठी ना भेजे, लड़कों से भी मेरे पास कोई संदेशा ना भेजे, और एक ऐसी बात कही कि मेरे मुंह से निकल नहीं सकती। फिर रोने लगे। निर्मला ने कहा, कौन बात थी, कह तो। भूंगी ने कहा, क्या कहूँ, कहते थे मेरे जीने को धिक्कार है, यही कहकर रोने लगे। निर्मला के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। ऐसा मालूम हुआ मानो कलेजा बैठ जाता है। उसका रोम रोम अंतर्नाद करने लगा। वह वहाँ बैठी न रह सकी, जाकर बिस्तर पर मुंह ढाँप कर लेटी रही और फूट फूट कर रोने लगी। वह भी जान गए। उसके अंतःकरण में बार बार यही आवाज़ गूंजने लगी, वह भी जान गए। भगवान, अब क्या होगा। जिस संदेह की आग में वह भस्म हो रही थी, अब शतगुण वेग से धधकने लगी। उसे अपनी कोई चिंता न थी। जीवन में अब सुख की क्या आशा थी जिसकी उसे लालसा थी। उसने अपने मन को इस विचार से समझाया था कि वह मेरे पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। कौन प्राणी ऐसा निर्लज्ज होगा जो इस दशा में बहुत दिन जी सके। कर्तव्य की वेदी पर उसने अपना जीवन और उसकी सारी कामनाएं होम कर दी थी। हृदय रोता रहता था, पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था। जिसका मुंह देखने को जी नहीं चाहता था, उसके सामने हंस हंस कर बातें करनी पड़ती थी। जिस देह का स्पर्श उसे सर्प के शीतल स्पर्श के समान लगता था, उससे आलिंगित होकर उसे जितनी घृणा, जितनी मरवेदना होती थी, उसे कौन जान सकता है। उस समय उसकी यही इच्छा थी कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, लेकिन सारी विडंबना अब तक अपने तक ही थी। अपनी चिंता उसने छोड़ दी थी, लेकिन वह समस्या अब अत्यंत भयंकर होने वाली थी। वह अपनी आंखों से मानसाराम की आत्मपीड़ा नहीं देख सकती थी। मानसाराम जैसे मनसबी साहसी युवक पर इस आक्षेप का जो असर पड़ सकता था, उसकी कल्पना ही उसके प्राण कांप उठते थे। अब चाहे उस पर कितने ही संदेह क्यों ना हो, चाहे उसे आत्महत्या ही क्यों ना करनी पड़े, पर वह चुप नहीं बैठ सकती। मानसाराम की रक्षा करने के लिए वह विकल हो गई। उसने संकोच और लज्जा की चादर उतार कर फेंक देने का निश्चय कर लिया। वकील साहब भोजन करके कचहरी जाने के पहले एक बार उससे अवश्य मिल लिया करते थे। उनके आने का समय हो गया था, आ ही रहे होंगे, यह सोचकर निर्मला दरवाजे पर खड़ी हो गई और उनका इंतजार करने लगी। लेकिन यह क्या, वह तो बाहर चले जा रहे हैं। गाड़ी जुत कर आ गई। यह हुक्म वही यहाँ से दिया करते थे। तो क्या आज वह ना आएंगे, बाहर ही बाहर चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। उसने भूंगी से कहा, जाकर बाबूजी को बुला ला, कहना एक ज़रूरी काम है, सुन लीजिए। मुंशी जी जाने को तैयार ही थे। यह संदेशा पाकर अंदर आए, पर कमरे में न आकर दूर से ही पूछा, क्या बात है भाई, जल्दी कह दो, मुझे एक ज़रूरी काम में जाना है। अभी थोड़ी देर हुई हेडमास्टर साहब का एक पत्र आया है कि मानसराम को ज्वर आ गया है। बेहतर हो कि आप घर ही पर उसका इलाज करें, इसलिए उधर ही से होता हुआ कचहरी जाऊंगा। तुम्हें कोई खास बात कहनी हो तो कहो। निर्मला पर मानो वज्र गिर पड़ा। आंसुओं के आवेग और कंठ स्वर में घोर संग्राम होने लगा। दोनों पहले निकलने पर तुले हुए थे। दोनों में से कोई एक कदम भी पीछे हटना नहीं चाहता था। कंठ स्वर की दुर्बलता और आंसुओं की सबलता देखकर यह निश्चय करना कठिन नहीं था कि एक क्षण यही संग्राम होता रहा तो मैदान किसके हाथ में रहेगा। आखिर दोनों साथ साथ निकले, लेकिन बाहर आते ही बलवान ने निर्बल को दबा दिया। केवल इतना मुंह से निकला, कोई खास बात नहीं थी, आप तो उधर जा ही रहे हैं। मुंशी जी ने कहा, मैंने लड़कों से पूछा था तो वे कहते थे कल बैठे पढ़ रहे थे, आज न जाने क्या हो गया। निर्मला ने आवेश से कांपते हुए कहा, यह सब आप कर रहे हैं। मुंशी जी ने तेवरियां बदलकर कहा, मैं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। निर्मला ने कहा, अपने दिल से पूछिए। मुंशी जी ने कहा, मैंने तो यही सोचा था कि यहाँ उसका पढ़ने में जी नहीं लगता, वहाँ और लड़कों के साथ खामखा पढ़ेगा ही, यह तो बुरी बात ना थी। और मैंने क्या किया। निर्मला ने कहा, खूब सोचिए, इसलिए आपने उन्हें वहाँ भेजा था, आपके मन में और कोई बात ना थी। मुंशी जी जरा हिचकिचाए और अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए मुस्कुराने की कोशिश करके बोले, और क्या बात हो सकती थी, भला तुम ही सोचो। निर्मला ने कहा, खैर यही सही, आप कृपा करके उन्हें आज ही ले आइएगा, वहाँ रहने से उनकी बीमारी बढ़ जाने का डर है। यहाँ दीदी जी जितनी तीमारदारी कर सकती हैं, दूसरा नहीं कर सकता। एक क्षण के बाद उसने सिर नीचा करके कहा, मेरे कारण ना लाना चाहते हो तो मुझे घर भेज दीजिए, मैं वहाँ आराम से रहूँगी। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब ना दिया, बाहर चले गए और एक क्षण में गाड़ी स्कूल की ओर चली।
मन, तेरी गति कितनी विचित्र है, कितनी रहस्य से भरी हुई है, कितनी द्रवेद, तो कितनी जल्द रंग बदलता है। इस कला में तू निपुण है। आतिशबाजी की चरखी को रंग बदलते कुछ देर लगती है, पर तुझे रंग बदलने में उसका लाक्षांश समय भी नहीं लगता। जहाँ अभी वात्सल्य था, वहाँ फिर संदेह ने आसन जमा लिया। वह सोचते थे, कहीं उसने बहाना तो नहीं किया है।